हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। अब जब ये चैप्टर मतलब कि दो पार्ट में बटा हुआ। पहला पार्ट है मनी। हाँ, तो समझेंगे इसमें कि मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मनी एक्चुअल में काम क्या करता है, कैसे। फिर उसके बाद में दूसरा चीज हम समझेंगे इसी में, डिमांड ऑफ द मनी। क्या पढ़ेंगे? डिमांड ऑफ मनी। फिर तीसरा चीज इसी में पढ़ना पड़ेगा हमें। हाँ, डिमांड ऑफ मनी के बाद में अगला आ जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। फिर वहीं से जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी पढ़ते हैं तो वहीं से आ जाता है कॉन्सेप्ट बैंकिंग। फिर वहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है बैंकिंग का। तो मतलब ये चैप्टर हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, मनी और बैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक छोटी से छोटी चीज को समझेंगे कि मनी वगैरह क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले देखो मनी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मनी। तो मनी क्या होता है, सीधी सी बात है कि ये क्या होता है कि एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। क्या? एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको दो चीजों को मतलब कि किसी भी चीज को खरीद करके मतलब कि बेचना है तो आप क्या करते हो, पैसे का यूज करते हो। पहले उस पैसे देते हो तो आपको सामान मिल जाता है, फिर उस सामान को बेच करके फिर से आपको पैसा मिल जाता है। इसी को कहते हैं एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी। ओके, वो चीजें जिससे क्या होता है कि लोग बड़े आसानी से चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज एक्सचेंज कर रहे हैं तब। दूसरा चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब जब कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो मनी का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो, या मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो मनी का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कभी आप किसी आइलैंड पे अकेले हो, हाँ किसी भी आइलैंड पे अकेले हो, तो आपको पता है कि वहां पे आप किसी से ना तो कुछ ले सकते हो ना तो किसी से दे सकते हो, क्योंकि वहां पे आप अकेले हो। तो यानी कि वहां पे कोई फर्दर आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। जहाँ पे ट्रांजैक्शन ही नहीं, वहां पे मनी का कोई यूज नहीं। जहाँ पे ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, जहाँ पे मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे मनी का कोई नहीं यूज है। ओके, तो पहला चीज ये ध्यान रखना कि मार्केट का ट्रांजैक्शन के लिए ही हम मनी का यूज करते हैं, यानी कि चीजों को एक्सचेंज करने के लिए। तो मैंने बताया जब आप इंडिविजुअल थे तब भी कोई यूज नहीं। मान लो उसी आइलैंड पे आप इंडिविजुअल के बजाय आपकी पूरी फैमिली है, तब भी मनी का आपके कोई यूज नहीं हो, क्योंकि अब अपने फैमिली में ही तो चीजों को थोड़ी ना, तुम क्या कहते हैं कि पैसे का एक्सचेंज करके, हाँ पैसे को मतलब कि सामान खरीदना बेचना करते हो घर पे ही, तो घरों में। तो मनी का यहाँ पर भी कोई नहीं यूज होगा। क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ पर भी पैसे का कोई काम नहीं हो। ओके, इतना बात समझ में है कि यहाँ पे इतने बात आपको समझ में आती है कि यहाँ पर भी मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि यहाँ पर भी इसका कोई यूज नहीं है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, हमारे इतना तो समझ आता है कि मनी जो होता है वो क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। तो हम जिससे क्या कर सकते हैं कि दो सामान को अदला बदली कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सन है ए, ये कोई पर्सन है ए, यहाँ पे कोई पर्सन है बी। अब इस पर्सन को, इस पर्सन के पास में मान लो सरप्लस में राइस है। राइस इसके पास में क्या है, सरप्लस में। तो ठीक है, अब इसके पास राइस सरप्लस में है तो ये अपना राइस क्या करेगा, बेच देगा किसी को। बेच दिया तो इसके पास कुछ पैसे आ गए, मान लो इसको, इसके पास में एक्स पैसे आ गए। ठीक है, इसी तरीके से इस बी पर्सन के पास में क्या कहते हैं कि हो सकता है कि, मैंने बोला क्लॉथ, हाँ इसके पास में क्लॉथ सरप्लस में, क्लॉथ सरप्लस में। तो ये अपना क्लॉथ बेच देगा किसी को। क्लॉथ बेच कर दिएगा तो इसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, मान लो इसको पैसे मिल गए वाई। ठीक है, इसको इतने रुपए वाई मिल गए। और एक पर्सन और ले लेते हैं कोई, हाँ मान लो एक पर्सन मैंने ले लिया यहाँ पे सी। ठीक है, अब इसके पास में सरप्लस में है वीट। इसके पास में सरप्लस में क्या है, वीट। तो अब इसके पास जो पैसा आया था, अब मान लो जिसके पास राइस थी, इसको नीड थी, किसकी नीड थी, वीट की।
नीड थी वीट की। तो ये क्या करेगा, यहाँ से पैसा लिया, अब क्या कहते हैं कि पैसा उठाया और बड़े आसानी से चला गया यहाँ से, कि कहते हैं कि कुछ इससे क्या खरीद लिया, कि भाई देखो तुम्हारे पास वीट सरप्लस में है, मुझे गेहूं दे दो, लो पैसे ले लो। तो हो सकता है कि एक्स में से कुछ रुपए इसने इसको दिए, और इसने क्या कहते हैं कि मान लो कि जेड रुपए इसको दे दिए, उसमें से एक्स में से, हाँ एक्स में से जेड रुपए इसको दे दिए, बोले कि देख भाई तू मुझे ये ले ले और मुझे गेहूं दे दे, तो इसको गेहूं मिल गया। तो मतलब कि देखो क्या हो रहा है कि चीजों को एक्सचेंज किया जा सकता है, चीजों को एक्सचेंज किया जा सकता है। जब हमारे पास में पैसा होगा तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो पैसा जो होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। लेकिन अब एक बात ये है, क्या ये पैसा शुरू से ही रहा है, यानी कि ये पैसा कब से आया है, कब से इन्वॉल्व हुआ? तो शुरू में ये पैसा तो था नहीं, मनी नहीं था। पहले क्या चलता था, पहले ऐसे पैसे के थ्रू नहीं एक्सचेंज होती थी, पैसे क्या होता था, सामान ही डायरेक्ट एक्सचेंज होता था। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे पैसे के थ्रू खरीदा या बेचा नहीं जाता था। पहले क्या होता था, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? हाँ, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से क्या होता है कि इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। तो देखो इन बार्टर सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली, हाँ गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटीज। एंड सर्विसेज। और ध्यान में रख लो कि दूसरे गुड्स या सर्विसेज के लिए उनको एक्सचेंज किया सकता है विदाउट यूज ऑफ या इंटरमीडिएट ऑफ, विदाउट यूज ऑफ मनी। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सचेंज होगा, मतलब कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा उसके, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, हाँ ये कोई एक पर्सन है ए, इसके पास में मान लो सरप्लस में है क्लॉथ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसके पास में सरप्लस है क्लॉथ, हाँ, और एक पर्सन है ये बी, हाँ ये पर्सन है बी, इसके पास में सरप्लस में है वीट। तो ये कहेगा मतलब कि अगर, और इसको नीड किसकी है, क्लॉथ की, इसको नीड किसकी है, क्लॉथ की, और इसको नीड किसकी है, इसको नीड किसकी है, वीट की। तो ये लोग आपस में क्या करेंगे, कहेंगे भैया तुम क्लॉथ ले लो और मुझे, हाँ तुम क्लॉथ ले लो और मुझे वीट दे दो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, बिना पैसे के इन्वॉल्वमेंट के, इन्होंने आपस में सामान को एक्सचेंज कर लिया। दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम, दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इसे बोला गया। लोग बार्टर सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, ताकि वो अपने क्या कहते हैं कि अपने वांट को फुलफिल कर सके, अपने वांट को फुलफिल कर सके, ठीक है। क्या पीपल इसको यूज क्यों करते थे, पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज लोग आपस में क्यों एक्सचेंज करते थे, हाँ, वो एक दूसरे के साथ में गुड्स एंड सर्विसेज आपस में क्यों एक्सचेंज करते थे, ताकि वो क्या कर सके, हाँ, ताकि वो क्या अपने नीड को या अपने वांट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, टू सेटिस्फाई दियर वांट। वो अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया, हाँ। लेकिन एक समस्या यहाँ पे थी, हाँ, मतलब कि ये तो समझ में आ गया कि हमने बार्टर सिस्टम क्या है, हमने ये भी समझ लिया कि बार्टर सिस्टम में पैसा नहीं इन्वॉल्व होता, बार्टर सिस्टम में डायरेक्टली चीजों का एक्सचेंज हो जाता है, बार्टर सिस्टम में डायरेक्टली चीजों का एक्सचेंज हो जाता है। ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी, बार्टर सिस्टम में कुछ क्या कहते हैं कि समस्या भी थी। वो समस्याएं कौन कौन सी थी, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ बार्टर, हाँ। अगला यानी कि हमारे पास में टॉपिक क्या आ गया, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है भाई बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या है,
बार्टर सिस्टम सॉरी। तो सबसे पहला पहला लिमिटेशन ये है कि लैक ऑफ को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे मतलब एक नेसेसरी कंडीशन है यहाँ, ठीक है, कंडीशन नेसेसरी कंडीशन फॉर नेसेसरी कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? बार्टर सिस्टम के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे क्या चीजें होना चाहिए? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या? डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि सेम टाइम पे सेम टाइम पे हाँ, दो पर्सन को एक दूसरे के सामान की जरूरत है, ठीक है, और वो उनके पास अवेलेबल भी हो, वो उनके पास अवेलेबल भी हो, मतलब सरप्लस में भी हो। जैसे मान लो कि फिर से वही, यहाँ पे ये पर्सन ए था और ये पर्सन बी है। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया तो मैंने बोला था कि पर्सन ए के पास में सरप्लस में क्या था? क्लॉथ था। इसके पास में सरप्लस में क्या है? क्लॉथ। और यहाँ पे और क्या कहते हैं कि इसको नीड किसकी है? नीड है वीट की। इसी तरीके से यहाँ पे इसके पास जो बी पर्सन है इसके पास में सरप्लस में है वीट, और यहाँ पे नीड क्या है? क्लॉथ। तो यानी कि ये देखो यही है डबल को इंसिडेंस ऑफ। तो मतलब कि ए को जो जरूरत है वो बी के पास है, और बी को जो जरूरत है वो ए के पास है, मतलब कि इसी को बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। डबल को इंसिडेंस का मतलब वॉन्ट्स का मतलब होता है सेम टाइम पे जो दो अलग अलग पर्सन्स हैं उनके एक दूसरे के उनके एक दूसरे के चीजों की क्या हो रही है? जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ यहाँ पे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कि एक टाइम पे ही दो पर्सन को एक दूसरे के चीजों की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि wants ऑफ टू डिफरेंट persons for each other commodity should arise at same time। तो देखो यहाँ पे सेम टाइम पे ही दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के सामान की जरूरत है, तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही इसका लिमिटेशन है, यही सबसे पहला इसका लिमिटेशन है कि कि अगर मान लो कि हो सकता है कि अब ए के पास क्लॉथ था और क्या कहते हैं कि सरप्लस में, और नीड इसको वीट की थी। अब मान लो कि बी के पास में सरप्लस में वीट तो होता, लेकिन उसको क्लॉथ की जरूरत ही नहीं होती। तो क्लॉथ की जरूरत नहीं होती तो आपस में एक्सचेंज ही नहीं कर पाते। क्या मैंने बताया? लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन यही है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहला लिमिटेशन, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता है। मतलब कि अब ये जो पर्सन है, मैंने बताया अभी कि ये पर्सन ए है, फिर इसके पास में वही सरप्लस में ही क्लॉथ था, सरप्लस में इसके पास में क्या है? क्लॉथ। और इसको नीड किसकी है? वीट की। मैंने बोला कि एक पर्सन है यहाँ पे डी, हाँ एक पर्सन है यहाँ पे डी, इसके पास में सरप्लस में वीट है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सरप्लस में इसके पास में वीट तो है, बट इसको नीड नहीं है क्लॉथ की, इसको नीड है राइस की, इसको नीड है राइस की। तो हालांकि इसके पास सरप्लस में वीट है, हाँ इसको जरूरत है क्या कहते हैं कि वीट की, ए को,
बट डी ए को वीट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको क्लॉथ की जरूरत नहीं है, मतलब कि उसको वीट की जरूरत नहीं है। सॉरी, उसको क्लॉथ की जरूरत नहीं है, डी को क्लॉथ की जरूरत नहीं है। जब डी को क्लॉथ की जरूरत नहीं है तो वो ए से क्लॉथ नहीं लेगा ना। वो ए से क्लॉथ नहीं लेगा क्योंकि क्लॉथ के बदले में वो वीट लेता। ए जो होता है वो क्लॉथ के बदले में ही वीट ले सकता है ना। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी लिमिटेशन यही होती है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स में, कि वो चाहते कुछ और है तो उनको अब उस पर्सन को सर्च करना पड़ेगा, उस पर्सन को सर्च करना पड़ेगा जिसको क्या कहते हैं, जिसके पास में, मतलब कि मैं बोलूँ तो ए अब उस पर्सन को सर्च करेगा जिसको जरूरत हो क्लॉथ की और उसके पास वीट सरप्लस में हो। वो अब ये उस पर्सन को सर्च करेगा जिसके पास में ना, जिसके पास में क्या कहते हैं कि नीड हो क्लॉथ की। उस पर्सन को सर्च करेगा जिसकी नीड हो क्लॉथ की और उसके पास में सरप्लस में हो वीट। ये उस पर्सन को ढूंढेगा। अब हो सकता है कि ढूंढने में ही बहुत सारा टाइम लग जाए, हो सकता है कि उसको ढूंढने में ही बहुत सारा टाइम लग जाए। तो ये थोड़ी सी समस्या है, ये इसमें समस्या होती है। यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन इसका ये है, किसका, कि कहते हैं कि वाटर सिस्टम का पहला लिमिटेशन ये था। दूसरा, इतना क्लियर है? दूसरा, अब हो सकता है कि इतने टाइम में ढूंढने में ही क्या कहते हैं कि बहुत सारा क्या कहते हैं कि टाइम लग जाता है, ठीक है। तब तक भर में हो सकता है कि उसका जो चीजें ही ये खराब हो जाए। जब तक भर में ढूंढ रहे हैं, मान लो कि राइस है या गे जो, अगर मान लो कि और थोड़ा सा हम जो ड्यूरेबल गुड्स नहीं होंगे, जैसे मान लो कि अगर मैं थोड़ा सा बोल भी और जैसे देख, अगर मान लो गलती से टमाटर वगैरह हो वो तो सड़ ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो तब तक भर में तो ये सारी चीजें होती है। अगला आता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा समस्या यहाँ पे है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब अगली समस्या ये है कि कॉमन मेजर वैल्यू कि मतलब कि कैसे, मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये राइस है, हाँ, और यहाँ पे मैंने बोला ये क्लॉथ है, कि मतलब कि मैं कितना राइस दूं तो मुझे ये क्लॉथ मिल जाए। हाँ, कितना राइस दूं तो इतना, मतलब कि जैसे कि 1 kg राइस पे, हाँ, 2 मीटर क्लॉथ होगा, ऐसा कुछ कैसे डिसाइड होगा? हाँ, हो सकता है कि इसका इसके क्या कहते हैं कि क्वालिटी भी खराब होगी, क्वालिटी भी डिक्रिएट हो सकती है। हाँ, क्वालिटी भी डिक्रिएट हो सकती है, मतलब कि कुछ ऐसा कॉमन वैल्यू नहीं है जिससे मैं दोनों को रेस्पेक्ट में मेजर कर सकूं, कि इतना 1 kg पे मैं 2 मीटर क्लॉथ दूंगा, 2 kg पे 4 मीटर क्लॉथ हो जाएगा। ऐसा कुछ कॉमन सा वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक यहाँ पे ऐसा कोई कॉमन सी वैल्यू नहीं है जिससे हम इसको मेजर कर सकें, मतलब कि दो अलग अलग कमोडिटीज को। हाँ, कभी कभी क्या होता है कुछ जगहों पे 1 kg पे 2 मीटर क्लॉथ मिल रहा होता है, और कहीं कहीं पे क्या होगा कि आप मान लो कि कहीं पे किसी के पास में क्लॉथ क्या कहते हैं कि कम होगा और किसी के पास में राइस ज्यादा होगा, कहेगा भी ये 4 kg राइस ले लो और मुझे 2 मीटर क्लॉथ ले लो। तो ये अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, ये अलग अलग पर्सन के ऊपर में डिपेंड कर जाता है, और अलग अलग प्लेस के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो यानी कि इसमें एक कमी होती है यहाँ पे, मतलब कि एक कमी होती है कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की कमी होती है, ठीक है। ठीक है, यानी कि हम किसी को प्रॉपरली मेजर नहीं कर पा रहे। ओके, यहाँ पे ये समस्या थी। फिर तीसरा क्या समस्या है? तीसरी इसमें ये समस्या है कि प्रॉब्लम इज स्टोरिंग द वैल्यू। स्टोरिंग द वैल्यू, स्टोरिंग द वैल्यू मतलब कि क्या होगा कि अब जो सामान है उसको स्टोर करने में बहुत ज्यादा खर्च वगैरह लग जाएगा, उसको खर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, जो सामान होगा उसको खर्च करने में भी टाइम लगे, मतलब कि सॉरी, उसको स्टोर करने में बड़ा सा टाइम भी लग सकता है, खर्च भी लग सकता है बहुत सारा, मतलब कि यानी कि एक्सपेंसिव हो जाता है। अब मान लो कि वो क्या कहते हैं कि पेरिसेबल गुड है, हाँ, पेरिसेबल गुड है, हाँ, पेरिसेबल गुड है, तो फिर क्या होगा? तब तो फिर वो खत्म कहानी। मतलब कि हो सकता है कि 10 दिन रखे, 10 दिन बाद सड़ जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो मतलब कि ड्यूरेबल गुड्स नहीं होंगे, हाँ, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जल्दी खराब हो जाती है। तो इनको स्टोर करना भी एक मुश्किल काम है, इनको स्टोर करना भी क्या होता है, मुश्किल काम होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, वेयर हाउसिंग में खर्च लग जाता है, वेयर हाउसिंग करो। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक चीज का और डर होता है, स्पॉइलेज का डर होता है। और क्या डर होता है? हाँ, इनका प्रोटेक्शन भी करो, प्रोटेक्शन करो कि चूहे ना खा जाएं, ये सारी चीजें, मतलब सामान अगर है खाने पीने वाली चीज होगी तो सामान वगैरह जो है वो चूहे वगैरह ना खा जाए। तो इन सब की वजह से समस्या है डिटेरियोरेशन
हाँ, धीरे धीरे उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। हाँ, डिटेरियोरेशन, हाँ, इनकी क्या हो सकती है, वैल्यू वगैरह भी कम हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं कि इनको स्टोर करने की भी प्रॉब्लम है, इनको स्टोर करने की भी प्रॉब्लम है। चौथा, चौथा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप वो पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट का मतलब पैसे, जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, ये सब क्या होते हैं, डिफर्ड पेमेंट। सैलरी जो आप पर कभी फ्यूचर में रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में जो पे करते रहोगे उसे ही बोला गया है, ठीक है, उसे ही क्या बोला गया, डिफर्ड पेमेंट्स। तो डिफर्ड पेमेंट्स करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, डिफर्ड पेमेंट करना मुश्किल हो सकता है। मान लो कि एक रूम रेंट की बात करें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, रूम रेंट। मान लो एक पर्सन है ए, ये गया रूम लेने के लिए, तब इसने मकान मालिक से, यानी कि जो क्या कहते हैं कि ओनर था, उससे बात किया। ओनर से बोला कि भैया आप मुझसे क्या करना कि हर हर महीने, हर महीने के हिसाब से आप मुझसे 10 केजी राइस ले लेना, आप मुझसे 10 केजी राइस ले लेना। लेकिन हो सकता है कि इस राइस का प्राइस ही कम हो गया हो सकता है अगले साल, मतलब कि या अगले महीने ही राइस की वैल्यू कम हो गई हो, राइस की वैल्यू कम हो गई हो। तो ये सारी समस्या हो सकती है। तो मतलब कि देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो सकता है कि अगले बार वो क्या कहते हैं, ओनर ही मना कर दे कि भाई मेरे पास राइस बहुत ज्यादा है, तब मैं क्या करूँ, राइस बहुत ज्यादा है तो मुझे अब राइस नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ और दो। तो यहाँ पे एक समस्या ये भी है, ये समस्या एक और ये भी है कि मतलब कि यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट्स जो होते हैं उसको करना कोई यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, डिफर्ड पेमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो ये सब जो लिमिटेशंस थी, ये सब किसकी लिमिटेशंस हैं, ये सब थी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी, ठीक है। ये सब बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ओके। तो यही यहाँ पे देखो लिखा भी है कि फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल हु हैज सरप्लस ऑफ राइस, हाँ, सरप्लस ऑफ राइस, यहाँ पे मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स को समझाने की कोशिश किया। ये सारी चीजें मैं आपको एक्चुअल में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो फिर उसको क्लॉथ के साथ में एक्सचेंज करना था। तो अब अगर वो क्या कहते हैं कि ये नहीं पा पाते कि जिसके पास में, हाँ, जिसके पास, जिसको राइस की जरूरत हो और उसको क्लॉथ दे सके, तो फिर क्या होगा, यहीं पे गड़बड़ होता है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। तो इस पर्सन को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये सब यहाँ पे समस्या है, सर्च कॉस्ट थोड़ा सा महंगा, हाँ, सर्च कॉस्ट मतलब ढूंढने में टाइम लग सकता है, ठीक है। 10, टू स्मूथन द ट्रांजेक्शन एंड इंटरमीडिएट, यानी कि फिर अब क्या करना पड़ेगा भाई, यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ, एक पर्सन से, ये पर्सन से ये, और इस पर्सन से ये, तो अब जो सामान को एक्सचेंज करना था, ये जो सामान, अब मान लो कि जो जरूरतें नहीं थी, तो फिर बीच में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया, इंटरमीडिएट गुड इंट्रोड्यूस किया गया, इसको बोला गया मनी, हाँ, इंटरमीडिएट। तो मनी से, अब जो ये राइस जिसके पास था, इसने राइस बेचा और इसको मनी मिल गया। अब राइस बेचा, इसको मनी मिल गया, इसको जो खरीदना होगा वो खरीद लेगा। अब इसको जो कपड़ा खरीदना होगा कपड़ा खरीद लेगा, गेहूं खरीदना होगा गेहूं खरीद लेगा, जो भी खरीदना होगा वो खरीद लेगा, ठीक है। क्लियर है क्या, जो भी खरीदना होगा वो खरीद लेगा, बस क्या कहते हैं कि जैसे उसके पास में पैसे आ जाएंगे, तो वैसे इस पर्सन के पास में जो पैसे आएंगे वो खरीद लेगा। तो यानी कि जो मनी है, उसने क्या किया, चीजों का मतलब ट्रांजेक्शन करना, थोड़ा सा एक्सचेंज करना आसान कर दिया, ठीक है। पैसा आ जाने की वजह से चीजों का एक्सचेंज होना आसान हो गया, ठीक है। यानी कि जो गुड, जो ये गुड, जो मनी आया, जो मनी आया, वो इंटरमीडिएट गुड था, जिसने क्या कहते हैं कि चीजों को एक्सचेंज करना क्या कर दिया, आसान कर दिया, ठीक है। द इंडिविजुअल्स कैन देन सेल दियर प्रोड्यूसर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना जो भी उसको नीड, जो उसने प्रोड्यूस किया होगा उसको आसानी से बेच करके उसको जो भी खरीदना होगा वो खरीद सकता है। उसको जूते खरीदना होगा जूते खरीदेगा, कपड़े खरीदना होगा कपड़े खरीदेगा, खाने की चीज खरीदनी होगी खाने की चीज खरीदेगा। वो डिपेंड करता है अब उसको क्या खरीदना है। अब उसके पास ये फाउंडेशन नहीं है ना कि भाई उसके पास यही होगा तभी मैं उससे लेने जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्लियर है। अब यहाँ से समझते हैं फंक्शंस ऑफ द मनी। जब मैं बात करता हूँ फंक्शंस ऑफ द मनी, तो देखो यहाँ पे एक प्राइमरी फंक्शंस आ जाते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस आ जाते हैं और सेकेंडरी फंक्शन आते हैं। अब ये प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या चीजें आएगी, सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, ये समझेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है मनी का, जो सबसे पहला है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। क्या होता है ये, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। और एकदम बात एकदम क्लियर है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई एक पर्सन जिसको राइस की जरूरत थी, हाँ,
राइस की जरूरत थी और उसके पास में कपड़े थे, उसके पास में कपड़े सरप्लस में थे, तो वो क्या करेगा, कपड़े को बेचेगा। हाँ, मैंने फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर रहे चीजें। मैंने कहा एक पर्सन ए है, इसके पास में सरप्लस में क्या है, क्लॉथ है। सरप्लस में क्या है, क्लॉथ। इसको जरूरत है, इसको जरूरत है, इसको जरूरत किस चीज की है, इसको जरूरत है, यानी कि इसको नीड है राइस की। तो ये क्या करेगा, अपना ये क्लॉथ बेचेगा। क्लॉथ को बेचेगा तो इसके पास में क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा मतलब मनी। हाँ, इसने क्या किया, क्लॉथ से बेचा तो इसके पास में आया मनी। अब इसने इस मनी को यूज किया और राइस को खरीदा, इसने इस मनी को यूज किया और राइस को खरीदा। सीधी सी बात है, क्लियर है। क्या मैंने बताया कि जो ये पर्सन ए था, जो ये पर्सन ए था, इसके पास में क्लॉथ सरप्लस में था, तो इसने क्या किया, इस क्लॉथ को बेच दिया। इसने क्लॉथ को बेच दिया तो इसके पास में पैसे आ गए। अब इसके पास में जो पैसे आए, उस पैसे से इसने क्या किया, उस पैसे से इसने क्या किया कि भाई कि राइस खरीद लिया। ठीक है, मतलब इसको जो जो जरूरत होगी वो खरीद सकता है। तो ये मनी जो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और बढ़िया स्मूथली से एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो ये हो गया। बार्टर एक्सचेंजेस बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन लार्ज इकोनॉमी। तो देखो, जो बार्टर सिस्टम जो होता है वो तो छोटे इकोनॉमी में ठीक है, छोटे इकोनॉमी में जहाँ तो 4-10 लोग है वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब लार्ज इकोनॉमी की बात आती है, तो लार्ज इकोनॉमी की बात आती है तो वहां पे बार्टर सिस्टम काम नहीं कर सकता, वहां पे बार्टर एक्सचेंज काम नहीं कर सकता। तो इसलिए, क्योंकि वहां पे वो लोगों को ढूंढने में ही बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, ढूंढने में ही हाई कॉस्ट ढूंढने में ही लग जाएगा। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि ये बहुत ही आसानी से काम करता है। ठीक है, इतना बात समझ में, पहला चीज ये आ गई। दूसरा इसका क्या है, दूसरा इसका क्या है कि ये एक हर चीजों को कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू दे देता है। क्या देता है, कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होगा कि चीजों को मेजर करने के लिए एक कॉमन वैल्यू दे दिया। क्या, चीजों को मेजर करने के लिए कॉमन वैल्यू दे दिया। कैसे कॉमन वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो कि अब हमने बोल दिया कि 10 रुपीज पर केजी राइस है। हाँ, 10 रुपीज पर केजी क्या है, राइस है। तो इसका, और हमने बता दिया कि एक किताब है जो 500 रुपए की, एक किताब है जो 500 रुपए की, ये बुक है। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि, हाँ, पर बुक कितना है, 500 रुपये। यानी कि अगर मुझे पता चल गया कि अगर मैं 50 केजी राइस बेचूंगा, हाँ, 50 केजी राइस बेचूंगा, तब कहीं पे जाकर के मेरे पास में 500 रुपए आएंगे, 500 रुपए आएंगे। यानी कि एक बुक की वैल्यू होगी, एक बुक की वैल्यू होगी 50 केजी राइस के बराबर। लेकिन कैसे हुई, इसमें ये इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास एक कॉमन मीजर था, वैल्यू। कॉमन मीजर मतलब मैं पैसे के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकता हूँ दोनों चीजों, पैसे के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर मैं एक बुक की बात कर रहा हूँ तो 50 केजी राइस के बराबर इसलिए है क्योंकि पर केजी राइस का दाम है 10 रुपए। तो यानी कि जो हर चीजों को ये क्या करता है कि एक कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू, कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू, ये पैसे के रेस्पेक्ट में सब चीजों को मेजर कर लिया जाता है कि कौन सी चीज कितने रुपए की, सारी की सारी चीजें मेजर होगी। ठीक है, इतना बात समझ आएगी, नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, चीजों को, दो अलग अलग चीजों को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इतना बात समझ में। तो अगर, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम उस गुड्स की, उस वैल्यू की, हाँ, जैसे मान लो कोई भी गुड्स होगा, अब जिसको मार्केट में लाएंगे उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, कोई भी गुड्स होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसको क्या कहते हैं कि उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। और बाकी दूसरे, मान लो कि एक गुड A1 है, एक गुड A2 है, फिर मैंने क्या किया, इसको इन टर्म्स ऑफ मनी इसको भी कंपेयर किया तो इसका पता चला ये 100 रुपए का। इसको इन टर्म्स ऑफ मनी में कंपेयर किया तो इसको पता चला ये 200 का है। यानी कि हमें समझ में आ जाएगा कि एक दोनों की मॉनेटरी वैल्यू समझ में आ जाती है, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया हुआ है आगे। मनी ऑल्सो एक्ट्स कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज का लेखा करते हो, लेखा मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉपर अकाउंट चाहिए कि कौन सी चीज का क्या कितना वैल्यू है। हाँ, किसी भी चीज की कितनी वैल्यू है ये समझना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मनी की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। हमें पता है कि चाहे वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है तो सबको हम किस में कंपेयर कर सकते हैं, मॉनेटरी यूनिट्स में, यानी कि पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम कहेंगे कि कोई भी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है कि एक रिस्ट वॉच है, एक रिस्ट वॉच है जो 500 रुपए की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि रिस्ट वॉच कैन बी एक्सचेंज फॉर 500 यूनिट्स ऑफ मनी। यानी कि अगर मैं कि ये 500 रुपए किसी से दूंगा तो वो घड़ी ले सकता हूँ। ठीक है,
वेयर अ यूनिट ऑफ मनी इज रूपी। यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट जो है वो क्या है, रुपया है। यहाँ पे जब मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, रुपया। इफ द प्राइस ऑफ पेंसिल इज 2 रुपीज, हाँ, एंड पेन, अगर हमें पता है कि अगर प्राइस पेंसिल की क्या है, 2 रुपए, और पेन की कितनी है, 10 रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 5 पेंसिल को बेचूंगा, तब जाकर के मैं एक पेन खरीद सकता हूँ। 5 पेंसिल को बेचने के, यानी कि 5 पेंसिल का प्राइस क्या है, वो एक पेन के बराबर है। 5 पेंसिल का प्राइस जो है वो एक पेन के बराबर है। तो इससे समझ में आता है कि 5 पेंसिल जो है वो एक पेन के बराबर है। मतलब कि हम बड़े आसानी से उसकी मॉनेटरी वैल्यू से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उसके हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इन द एबव एग्जांपल अ रूपी इज, हाँ, तो देखो अगर मैं देखूं कि अगर, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम कमोडिटीज को मनी के रेस्पेक्ट में, हाँ, मनी सेल्फ, मनी को भी हम क्या कहते हैं, कमोडिटी के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। कि अगर मैंने बोला था एक पेंसिल 2 रुपए की थी, इसका मतलब क्या हुआ, एक पेंसिल अगर 2 रुपए की थी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद सकता हूं? इसका मतलब 1 रुपए में मैं कितनी पेंसिल खरीद सकता हूँ, तो 1 रुपए में मैं आधी पेंसिल खरीद सकता हूँ। ठीक है, मैंने बोला एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है, एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए में मैं केवल और केवल कितना, आधी पेंसिल खरीद सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मनी को भी मैं कमोडिटी के रिस्पेक्ट में देख सकता हूँ। और इससे पता चल जाएगा कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी है, कितनी नहीं। परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि पहले मैं जैसे 2 रुपए में एक पेन खरीद पा, एक पेंसिल खरीद पा रहा था, 2 रुपए में एक पेंसिल खरीद पा रहा था। अब मान लो अब मान लो कि मैं उसी पेंसिल को, एक पेंसिल को अगर मैं 4 रुपए में खरीद पा रहा हूँ, उसी पेंसिल को 4 रुपए में खरीद पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मनी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मनी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो गई। यानी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी कम हो गई, मनी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि भाई पहले मैं 2 रुपए में एक पेंसिल खरीद पाता था, अभी मैं कितने में खरीद पा रहा हूँ, 4 रुपए में एक पेंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 रुपए की बात करूँ, फिर से समझना, यहाँ पे यही समझने वाली बात है। मैंने कहा कि 2 रुपए में पहले मैं एक पेंसिल खरीद पाता था, हाँ, एक पेंसिल खरीद पाता था। इसका मतलब 1 रुपए में मैं कितना पेंसिल खरीद पाता था, इसका मतलब मैं 1 रुपए में 1/2 पेंसिल खरीद पाता था। 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5 पेंसिल खरीद पाता था। बट अब मान लो कि ये 2021 की बात हो रही है, ये 2021 की बात हो रही है, लेकिन आज मान लो कि 2023 में, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 2023 में मैंने बोला कि सेम पेंसिल को मैं 4 रुपए में खरीद रहा हूँ, सेम पेंसिल को मैं 4 रुपए में खरीद रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में मैं कितना पेंसिल खरीद सकता हूँ, 1 रुपए में 1/4 पेंसिल खरीद सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 पेंसिल, बस जस्ट मैं पेंसिल का 0.25 पार्ट ही खरीद सकता हूँ। दिस मीन्स क्या हुआ कि मेरे रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे देखो, 1 रुपए में ही मैंने 2021 में क्या मिल रहा था, 0.5 पेंसिल मिल रही थी। लेकिन अभी 1 रुपए में ही मुझे कितना मिल रहा है, 0.25 पेंसिल मिल रहा है। दिस मीन्स कि परचेजिंग पावर ऑफ द वैल्यू को भी बता देता है कि मनी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जब ये कमी हो गई, यानी कि हमने इसको बोल दिया डिटेरियोरेशन और इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, मनी के परचेजिंग पावर में भी कमी आई। ये सारी बातें मैं मनी में पता लगा सकता हूँ। ये सब चीजें बार्टर सिस्टम में नहीं उपलब्ध थी, ये सारी चीजें बार्टर सिस्टम में नहीं थी। अब बार्टर सिस्टम हैज अदर डिफिशियंसीज, अब बार्टर सिस्टम में और क्या कमियां हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर द बार्टर सिस्टम, तो यानी कि अपने वेल्थ को आगे लेकर के चलना थोड़ा सा मुश्किल है बार्टर सिस्टम में। क्यों, फिर से वही चीजें आ गई कि उसको स्टोर करो प्रॉपर, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे सपोज you have an endowment of rice, हाँ, which you do not wish to consume today entirely, यानी कि आपके पास में राइस है, काफी सारा राइस है, आप उसको एक दिन में तो खत्म भी नहीं कर सकते और खत्म भी नहीं करना चाहते। तो तुम चाहते होगे कि यू मे रिगार्ड दिस स्टॉक ऑफ सरप्लस राइस कैन एज एन एसेट, तो आप इसको एज एन एसेट रखना चाहते हो। आप ये भी चाहते हो कि मैं बाद में कंज्यूम करूँ, बाद में कंज्यूम करूंगा, या तुम सोचते हो कि मैं बाद में इसको बेच दूंगा, बाद में इसको क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। ठीक है, हाँ, बाद में इसको बेच दूंगा या किसी दूसरे कमोडिटी से मैं वैल्यू चेंज कर लूंगा। बट राइस क्या है, पेरिसेबल गुड है, उसको कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद ये राइस खराब ही हो जाएगा, मतलब कि 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू खराब हो जाएगी।
यानी कि आप एक इसको हम सर्टेन पीरियड के बाद में मैं इसको स्टोर नहीं करके रख सकता, आफ्टर सर्टेन पीरियड इसको मैं स्टोर करके नहीं रख सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल्सो होल्डिंग द स्टॉक ऑफ द राइस रिक्वायर्स। अच्छा, दूसरा चीज, अब एक तो इसको सर्टेन पीरियड के बाद नहीं रख सकते, दूसरा चीज यहाँ पे है कि इसको इसको रखने के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा स्पेस वगैरह होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी भी समस्या है। ओके, तो इससे क्या पता चला कि इसमें क्या होता है कि इसको इसको आपको स्टोर करने के लिए आपका बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत सारा आपका पैसा जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, पैसा जाएगा मतलब इन द सेंस कि आपको मतलब कि बहुत सारी मेहनत यहाँ पे जाने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, इस राइस को बेच दूँ, अगर इस राइस को मैं इंस्टेंटली बेच करके पैसा ले लूँ, तो जो पैसा है, पैसा तो वो पेरिसेबल नहीं होता ना, पैसा तो पेरिसेबल नहीं होता, और इसका स्टोरेज कॉस्ट भी लोअर होता है। पर ऐसा नहीं है कि पैसे को स्टोर करने में पैसा नहीं, मतलब कि हाँ कॉस्ट नहीं लगती, पैसे को स्टोर करने में भी कॉस्ट लगती है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये भी है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि कि हम पैसे को स्टोर करने में भी क्या कहते हैं कि कॉस्ट लगता है, बट बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि ये लोअर कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे लोअर है। ओके, अच्छा, इट इज ऑल एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा चीज, अब देखो राइस हो सकता है कि किसी पर्सन को एक्सेप्टेबल ना हो, राइस किसी पर्सन को एक्सेप्टेबल ना हो किसी भी पॉइंट में, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो पैसा होता है वो सबको एक्सेप्टेबल होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इस वजह से उस पैसे से हम जब चाहेंगे कुछ भी खरीद सकते हैं, या जब चाहेंगे वो बेच सकते, मतलब कि ले सकते हैं। तो यही यहाँ पे है, द मनी कैन एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल। तो यानी कि जो मनी होता है वो एक मनी का एक फंक्शन हो गया, यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम कर रहा है। वेल्थ कैन बी, हाँ, तो ये जो यहाँ पे जो सेकेंडरी फंक्शन का सबसे पहला पार्ट यही है। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला पार्ट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, प्राइमरी में क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मीडियर ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला है स्टोर ऑफ वैल्यू, इसमें क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू आपको समझ आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर और डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट्स आप बड़े यहाँ से आसानी से कर सकते हो, पैसे से, पैसे से आप सैलरी वगैरह कभी भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं। हाँ, क्योंकि आपको हर महीने अगर मान लो किसी की सैलरी फिक्स कर दिया कि 10,000 रुपीज पर मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़े आसानी से अब उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। हाँ, वहां पे तो ये सारी चीजें हो जाती, तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया। ठीक है, तो वेल्थ कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी फॉर फ्यूचर यूज। तो यानी कि हम वेल्थ को क्या कहते हैं कि मनी के फॉर्म में फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं। हाउएवर, टू परफॉर्म दिस फंक्शन वेल, द वैल्यू ऑफ मनी मस्ट बी सफिशिएंटली स्टेबल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो वैल्यू ऑफ जो मनी है वो भी स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मनी की भी वैल्यू क्या होती है कि कम या ज्यादा होती रहती है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर आप मान लो कि, अब ऐसे सोचो कि अगर आपने क्या किया 2021 में आपने बैंक में रखे अपनी, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं क्या है। 2021 में 2021 में आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये आपने क्या, ये एक पर्सन ए है। ठीक है, इस पर्सन ए ने अपने बैंक में पैसे रखे 100 रुपए। कितने रखे, 100 रुपए। अब 100 रुपए रखे, तब समझ लो राइस का प्राइस था, तब राइस का प्राइस था 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी था, ये राइस का प्राइस था। तो यानी कि 2021 में 2021 में वो कितने कितने केजी राइस बाई कर सकता था, कितने केजी राइस बाई कर सकता था, 10 केजी बाई कर सकता था। हाँ, वो 10 केजी राइस खरीद सकता था। ठीक है, वो 10 केजी राइस, राइस कितना खरीद सकता था, वो 10 केजी खरीद सकता था। बट अब क्या होता है, 2020 उसने पैसा स्टोर कर दिया, 100 रुपए उसने पैसा स्टोर कर दिया। अब आ गया 2023, 2023 में इसके पास 100 ही थे। मान लो कि कुछ टैक्स, मान लो कि अभी जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जहां पे मैंने इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं जोड़ा, हाँ इंटरेस्ट वगैरह में नहीं जोड़ रहा हूँ, मान लो तो इसके पास में 100 ही रुपए थे, 100 रुपए। और लेकिन अब राइस का जो प्राइस है वो बढ़ गया, राइस का प्राइस हो गया 20 रुपीज पर केजी। मतलब अब हो गई समस्या, यानी कि वो पहले कितना केजी राइस खरीद सकता था, 10 केजी राइस खरीद सकता था, लेकिन अब क्या होगा 2023 में उसी पैसे से वो 5 केजी राइस खरीद सकता है, उसी पैसे से वो 5 केजी राइस खरीद सकता है। मतलब कि क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, तो परचेजिंग पावर कम हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ये जरूरी है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है
यहाँ पे ये जरूरी है कि जो पैसा है उसकी वैल्यू स्टेबल हो, ठीक है। अराइजिंग प्राइस लेवल, हाँ, जब अगर मान लो प्राइस बढ़ रहा होगा तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर प्राइस की मतलब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, परचेजिंग पावर क्या होता है, बढ़ जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, मनी के अलावा भी हम वेल्थ को दूसरे फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। मनी के अलावा भी बहुत सारे लोग चीजें, जैसे गोल्ड हो गए, गोल्ड भी वैल्यू स्टोर करती है। हाँ, लैंडेड प्रॉपर्टी भी वैल्यू स्टोर करती है, हाउसेस भी वैल्यू स्टोर करती है। बट यहाँ पे क्या समस्या है, इन सबको जल्दी लोग, मतलब कि ये उतना जल्दी से लोगों से एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको जल्दी से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि कम लिक्विड होते हैं, ठीक है। क्या मैंने क्या बताया कि पैसा भी स्टोर करता है वैल्यू, पैसा भी स्टोर कर सकता है वैल्यू, बट जैसे गोल्ड भी स्टोर करता है वैल्यू, और क्या कहते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी भी स्टोर करती है वैल्यू, हाउसेस भी करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे ही क्या कहते हैं कि चीजें स्टोर करती हैं वैल्यू। बट समस्या ये है कि ये उतने लिक्विड नहीं है, मतलब कि इसको जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, यानी कि ये उतनी जल्दी से लोगों के द्वारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो पैसा जो होता है वो सब लोग जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन सब चीजों को जल्दी कोई एक्सेप्ट ना करे, मतलब उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो गोल्ड को एक्सेप्ट करने वाला हो, या उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो हाउस को एक्सेप्ट करने वाला हो। तो समस्या यहाँ पे ये होती है, ठीक है। मनी जो होता है वो इजिली कन्वर्ट भी हो जाता है, मनी जो होता है वो इजिली कन्वर्ट भी हो, ओके, मनी जो होता है वो इजिली कन्वर्ट भी हो जाता है। आगे, some countries have made an attempt to move toward an economy which use less cash। बहुत सारे अभी भी कंट्रीज ऐसे हैं जो अब आगे बढ़ रहे हैं कि वो कम कैश यूज करना चाहते हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा करना चाहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कैशलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है। A cashless society describes an economic state where financial transactions are not connected with money, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो फिजिकल मनी के फॉर्म में नहीं हो रहा है, विद इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैंक नोट्स, मतलब फिजिकल बैंक नोट्स में नहीं हो रहा है, कॉइन्स में नहीं हो रहा है, बट थ्रू द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो क्या हो रहा है कि आजकल जो ये कैशलेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, पैसे पैसे का फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि फिर क्या होता है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट एक इंफॉर्मेशन भेजती जा रही है कि मैंने 10 रुपए इसको दे दिए या 15 रुपए इसको दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ट्रांसफर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और यानी कि कुल मिला के जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है इसी को बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी। तो ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन ट्रांजेक्टिंग पार्टी इन इंडिया। गवर्नमेंट हैज बीन कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग इन वेरियस रिफॉर्म्स, जैसे ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा रहा है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब कि डिजिटली पैसे को ट्रांसफर करें, ये सारी चीजें की जा रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फाइनेंशियल उसमें चीजों में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इनिशिएटिव सच एज जनधन अकाउंट्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, चाहे वो ई वॉलेट हो, चाहे वो हाँ एनएफएस हो, चाहे वो एनएफएस हो, या और भी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि कैशलेस होने के लिए काफी सही में उन्होंने की है, काफी सारी चीजें की है। टुडे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज सीन एज रियलिस्टिक ड्रीम बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड स्मार्टफोन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफी सारे लोग क्या कहते हैं कि फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो गए हैं, मतलब कि काफी सारे लोग, जो लोग कभी बैंक नहीं जाते थे, या तो वो सब लोग भी क्या कहते हैं कि आजकल मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई फॉर द ऑफ द मनी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारा का सारा समझ में आया, ओके।